नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में क्या अंतर है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अधिकार अंतरण क्या है, इसके तत्व, गुण एवं दोष पर एक वीडियो बनाया था, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर। सबसे पहले हम जानेंगे कि अधिकार अंतरण क्या है और विकेंद्रीकरण क्या है, तत्पश्चात इसमें हम अंतर समझेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले अधिकार अंतरण। तो यह एक सामान्य सी बात है कि एक अधिकारी के पास बहुत सारे काम होते हैं और सभी काम को वह स्वयं नहीं कर सकता, इसलिए कुछ कार्यों को वह अपने अधीनस्थों को सौंप देता है, जिससे उसके कार्यभार में कमी हो जाती है और संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सरलता हो जाती है। इस प्रकार अधिकार अंतरण का मतलब होता है कार्यभार देना। किंतु यहाँ कार्यभार सौंपना ही नहीं है, अपितु कार्य सौंपने के साथ साथ उन्हें निर्णय लेने के अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं और उनकी जवाबदेही भी तय की जाती है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि जवाबदेही का मतलब है, यदि कार्य पूर्ण होता है या पूर्ण नहीं होता है तो इसके लिए जो अधीनस्थ उत्तरदायी होते हैं उनसे उच्च अधिकारी स्पष्टीकरण ले सकता है। अपने उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार कार्य करने के दायित्व को ही हम उत्तरदायित्व या जवाबदेही कहते हैं। तो जवाबदेही क्या है? अपने उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार कार्य करने के दायित्व को उत्तरदायित्व या जवाबदेही कहते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जब शीर्ष प्रबंध या उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निश्चित सीमा के अंदर कार्य करने का केवल अधिकार देता है, तो यह अधिकार अंतरण कहलाता है। अधिकार अंतरण प्रबंध प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। या हम कह सकते हैं कि जब कुछ कार्यों को पूर्ण करने के लिए दूसरे व्यक्तियों को अधिकृत किया जाता है तो इसे अधिकार अंतरण कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि अधिकार अंतरण क्या है। अधिकार अंतरण का मतलब होता है कि एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को अपने कुछ कार्य सौंप देता है, तो इसे हम अधिकार अंतरण कहते हैं और साथ ही उन्हें निर्णय लेने का अधिकार भी सौंप देता है। आइए अब हम समझते हैं विकेंद्रीकरण क्या है। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य निर्णय लेने के अधिकार को निम्न स्तर पर पहुंचाना है। विकेंद्रीकरण क्या है? निर्णय लेने के अधिकार को संगठन के निम्न स्तर तक पहुंचाना है। यह हम कह सकते हैं कि शीर्ष प्रबंध के सभी कार्यों को अधीनस्थों में फैला देने से है। प्रोफेसर एलन की जो परिभाषा है वह बहुत ही स्पष्ट है। उनकी इस परिभाषा के अनुसार उन अधिकारों को छोड़कर जिनका प्रयोग केवल केंद्रीय स्तर पर हो सकता है, समस्त अधिकारों का निम्न स्तरों तक भारार्पण करने का क्रमिक प्रयास विकेंद्रीकरण कहलाता है। अधीनस्थ कर्मचारियों की भूमिका तथा उनके महत्व को बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं वे सब विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आते हैं। विकेंद्रीकरण जो है वो संगठन में ऊपर से नीचे तक लागू होने वाली एक प्रक्रिया होती है। यह अधिकार अंतरण का ही विस्तृत रूप है। जब किसी उच्च अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थों को अपेक्षाकृत अधिक भाग में अधिकारों का भारार्पण किया जाता है, तो यह विकेंद्रीकरण कहलाता है। विकेंद्रीकरण क्या है कि जब किसी उच्च अधिकारी के द्वारा अपने अधीन जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको अधिक भाग में अधिकारों का सौंपना, कार्यों को सौंपना विकेंद्रीकरण कहलाता है। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत लगभग सभी अधिकार व्यवस्थित रूप से निम्न स्तर तक सौंप दिए जाते हैं। उच्च प्रबंधन केवल पूरे संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने एवं नीतियों को निर्धारित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यहाँ आप समझें कि जो उच्च अधिकारी होता है वह नीतियों को निर्धारित करने का
या महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार अपने पास स्वयं सुरक्षित रखता है तथा अधीनस्थों को अधिक कार्यभार सौंप देता है। विकेंद्रीकरण में लगभग सभी अधिकार निम्न स्तर तक सौंप दिए जाते हैं। इस प्रकार विकेंद्रीकरण का तात्पर्य अधिकारों व निर्णयों के संपूर्ण संगठन में बिखराव से लगाया जाता है। इसके अंतर्गत केवल कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों को छोड़कर सभी अधिकार प्रबंधन के निम्न स्तर तक एक क्रमबद्ध ढंग से फैला दिए जाते हैं। तो संभवतः ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि अधिकार अंतरण क्या है और विकेंद्रीकरण क्या है। अब हम इन दोनों में अंतर समझते हैं। पहला अंतर है प्रक्रिया अथवा परिणाम। अधिकार अंतरण एक प्रक्रिया है। अधिकार अंतरण किस प्रकार की प्रक्रिया है, सुने आप। अधिकार अंतरण में जो मुख्य प्रबंधक होता है वह अपने अधीनस्थों को कार्य सौंपता है। फिर उसके अनुसार ही यह प्रबंधक महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर इनमें से कुछ कार्य ही केवल अपने अधीन जो कर्मचारी होते हैं उनको सौंपता है और उनसे संबंधित अधिकार भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार अधिकार अंतरण एक प्रक्रिया होती है और अधीनस्थ सौंपे गए कार्य को पूरा करने का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। तो ये तो हुई अधिकार अंतरण एक प्रक्रिया है। अब हम विकेंद्रीकरण में देखते हैं। तो विकेंद्रीकरण जो है वह व्यवस्थित ढंग से संगठन में अधिकार अंतरण का परिणाम होता है। तो पहला हमने समझा कि अधिकार अंतरण एक प्रक्रिया है और विकेंद्रीकरण व्यवस्थित ढंग से संगठन में अधिकार अंतरण का परिणाम होता है। दूसरा अंतर हम समझते हैं अस्तित्व के आधार पर। अधिकार अंतरण अस्थायी होता है और विकेंद्रीकरण स्थायी होता है। अब अधिकार अंतरण किस प्रकार से स्थायी होता है इसको समझ लेते हैं हम। अधिकार अंतरण में जो उच्च अधिकारी होते हैं वे अपने अधीनस्थों को कार्य सौंपते हैं तथा कार्य सौंपने के पश्चात यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। किंतु जो विकेंद्रीकरण है यह स्थायी होता है। विकेंद्रीकरण में अधिकार अंतरण की प्रक्रिया उच्च स्तर से मध्य स्तर और निम्न स्तर तक चलती रहती है। इस प्रकार यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, अतः यह स्थायी है। तीसरा अंतर समझते हैं व्यापकता के आधार पर। अधिकार अंतरण में उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को अपने कुल भार का कुछ भाग ही सौंपता है। मतलब अधिकार अंतरण में जो उच्च अधिकारी होता है यह अपने संपूर्ण कार्य में से कुछ कार्य अपने अधीनस्थों को सौंपता है, अतः अधिकार अंतरण का जो क्षेत्र है वो संकुचित होता है। बात विकेंद्रीकरण की करें तो विकेंद्रीकरण संपूर्ण संगठन में लागू होने वाली एक प्रक्रिया है और विकेंद्रीकरण तभी पूर्ण माना जाता है जब अधिकांश व्यक्तियों को जिन्हें अधिकार सौंपा गया है अधिकारों का अंतरण किया जाए। विकेंद्रीकरण की यह प्रक्रिया उच्च स्तर से मध्य स्तर और निम्न स्तर तक निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार विकेंद्रीकरण का जो क्षेत्र है वो अधिकार अंतरण की तुलना में अधिक व्यापक है। तो अधिकार अंतरण का जो क्षेत्र है वह संकुचित है और विकेंद्रीकरण का क्षेत्र अधिक व्यापक है। चौथा अंतर हम समझते हैं आवश्यकता के अनुसार। अधिकार अंतरण में उपक्रम में कुशलता के साथ कार्य करने एवं उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिकार अंतरण आवश्यक है। उपक्रम में कार्यों की कुशलता के लिए और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिकार अंतरण जरूरी होता है, लेकिन उपक्रम में कुशलता के साथ कार्य करने और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विकेंद्रीकरण आवश्यक नहीं है। तो अधिकार अंतरण तो आवश्यक है किंतु विकेंद्रीकरण आवश्यक नहीं है। पांचवा जो अंतर है वह उद्देश्य के अनुसार है। अधिकार अंतरण का उद्देश्य प्रबंधकों के कार्यभार में कमी करना है, क्योंकि जैसा कि हमने अभी परिभाषा में समझा कि अधिकार अंतरण में एक उच्च अधिकारी जो होता है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य सौंप देता है, अर्थात उसके कार्य में कमी आ जाती है। तो अधिकार अंतरण का जो उद्देश्य है वह प्रबंधकों के कार्यभार में कमी करना है, जबकि जो विकेंद्रीकरण का जो उद्देश्य है संस्था में अधिकारों का विस्तार करना है। आइए छठवां अंतर हम समझते हैं प्रकृति के अनुसार। तो अधिकार अंतरण प्रबंध की एक तकनीकी है जिसके आधार पर कार्य पूर्ण कराए जाते हैं, जबकि विकेंद्रीकरण
प्रबंध का एक दर्शन है। तो ये अंतर प्रकृति के आधार पर हुआ। और सातवां अंतर हम समझें नियंत्रण की मात्रा के आधार पर। अधिकार अंतरण के अंतर्गत जिसे अधिकार सौंपा गया है उस पर नियंत्रण की मात्रा अधिकार से होने वाले के द्वारा बढ़ जाती है, जबकि विकेंद्रीकरण के अंतर्गत उस पर नियंत्रण की मात्रा भी उच्च स्तर पर कम होती जाती है। तो अधिकार अंतरण में नियंत्रण की मात्रा का अधिकार अधिक होता है और विकेंद्रीकरण में नियंत्रण की मात्रा का अधिकार कम होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।